Welcome, good morning all of you. Today we are going to start class 10th, subject SST, Geography part, chapter number 4, Agriculture. टॉपिक आज का जो टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। आज की हम वीडियो में ये पढ़ेंगे कि वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव है। जो ग्लोबलाइजेशन है तो वैश्विक जो है ग्लोबलाइजेशन का एग्रीकल्चर के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ, कैसे इसको प्रभावित किया। ग्लोबलाइजेशन इज नॉट ए न्यू फिनोमेना, ये कोई नई घटना तो है नहीं। ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण इट वाज देयर एट द टाइम ऑफ द कॉलोनाइजेशन, ये भारत में औपनिवेशिक काल से था जब यहाँ पर हम अंग्रेजों का अधीन थे। इन द 19th century व्हेन द यूरोपियन ट्रेडर्स केम टू इंडिया, जब यूरोपियन ट्रेडर्स भारत में आए तब से देखना था। At that time too the Indian species were exported to the different countries of the world and the farmers of South India were the encouraged to grow these crops। यानी कि प्राचीन काल से ही हमारा जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत से मसालों का व्यापार होता था, मसाले यहाँ जाते थे। जैसे हमारे कर्नाटक केरला जो है यहाँ पर मसाले अधिक होते थे, तो भारत के मसाले बहुत फेमस थे और जो यूरोपियन ट्रेडर्स को ले जाते थे, एक्सपोर्ट करते थे। टिल टुडे इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आइटम ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। और उसके बाद में यानी कि कह रहा है कि एक और अच्छा आइटम था जो यहाँ से एक्सपोर्ट होता था। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड कॉटन बेल्ट्स ऑफ द इंडिया अट्रैक्ट द ब्रिटिश एंड द अल्टीमेटली कॉटन वाज एक्सपोर्टेड टू द ब्रिटेन एज ए रॉ मटेरियल फॉर देयर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसके बाद कहता है कि जो ब्रिटेन जो वाले लोग हैं ना, ब्रिटिश पीरियड में हमारे भारत की कॉटन जो थी ना, कॉटन बेल्ट बहुत ही अच्छी थी, बहुत अच्छे रेशे की थी, इसलिए ब्रिटिश लोग उसके प्रति अट्रैक्टिव हुए और एज ए रॉ मटेरियल रूप में इसको अपने क्षेत्र में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलपमेंट करने के लिए ले जाने लगी। अर्थात रॉ मटेरियल इंडिया से ले जाने लगे और तैयार माल ब्रिटेन वाले अपने देश में कपड़ा बनाने लगे। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द मानचेस्टर एंड द लिवरपूल। देखिए ब्रिटेन के दो शहर हैं ये जहाँ कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस है, मानचेस्टर और लिवरपूल। वहाँ पर यानी कि हमारे देश से कच्चा रॉ मटेरियल जाता था, कपास, कॉटन, और वहाँ तैयार माल करके हमको वापस महंगा बेचते थे। फ्लोरिश ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड क्वालिटी कॉटन फ्रॉम इंडिया। यू हैव रीड अबाउट द चंपारण मोमेंट विच द स्टार्टेड इन 1917 इन द बिहार। जैसे आपने चंपारण मोमेंट को पढ़ा है 1917 में जो बिहार में हुआ था नील की खेती के लिए, तो ये भी ब्रिटिशों के विरुद्ध था, महात्मा गांधी जो किया था। दिस वाज द स्टार्टेड बिकॉज द फार्मर ऑफ दैट रीजन वर द फोर्स टू द ग्रो इंडिगो ऑन देयर लैंड बिकॉज इट वाज द नेसेसरी फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री विच वाज लोकेटेड इन द ब्रिटेन। यानी कि जो ब्रिटेन के जो लोग थे वे भारतीय फार्मर, इंडियन फार्मर को एक जबरदस्ती प्रेशर में कहते हैं कि आप इंडिगो को प्लांटेशन करो। इंडिगो होती है नील की खेती, जो कि कॉटन टेक्सटाइल में वे एक रॉ मटेरियल के रूप में काम आती है। लेकिन इंडियन फार्मर इंडिगो प्लांटेशन नहीं करना चाहता था, खेती नहीं करना चाहता था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, उसको ग्रोइंग कराएंगे ना, इसलिए वे प्रेशर डाल के इसको कराते थे। और इसलिए हमने चंपारण मूवमेंट किया था 1970 में, जो चंपारण कहाँ पर है, बिहार में। They were unable to grow food grain to the sustain their family। अब किसान तो चाहते थे कि उसके परिवार के लिए भोजन मिले, भोजन बोना चाहते थे, ग्रेन्स बोना चाहते थे, जैसे राइस है, वीट है ना, अदर देन जो फूड्स है उसको बोना। लेकिन नहीं, ब्रिटिश कहता है कि नहीं, आप तो इसको क्या वो आप इसमें कॉटन, तो ये गलती। अब जैसे इसमें बताएगा टिश्यूज कल्टी होता, टी क्लॉन्स होता है इसमें। टुडे, अब देखिए आज टुडे इंडिया, आज क्या देखिए, टुडे इंडिया एग्रीकल्चर फाइंड itself at the crossroads to make the agriculture successful and the profitable. Proper thrust that should be the given to the improvement of the condition of the marginal and the small farmer, माने सीमांत किसान और छोटे किसान। The green revolution promise much, बिल्कुल ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन ने बहुत से प्रोमिस किए, बट टुडे, लेकिन वे वादे पूरे नहीं कर पाई। बट टुडे इट इज द अंडर द
controversies it is the began alleging that it has the caused land degradation due to the our use of the chemicals drying aquifers and the wasting biodiversity. The keyword today is the Gen revolution, which is the including the genetic engineering. अब देखो हमारे सामने बहुत सी यानी कि चुनौतियां आई हैं। इससे पहले चलो, इससे पहले थोड़ा छूट गया था, इसको छूट गया था, इसको पढ़ देते हैं। हाँ, देवर अंडर ग्लोबलाइजेशन, particularly after 1990, the farmers in India have been the export to the new challenging, despite being an important producer of the rice, cotton, rubber, tea, coffee, jute, and the spice. Our agriculture products are not able to compete with the development countries because of the highly subsidized agriculture is those the countries. इसमें कहता है कि 1990 में जो 90 है, तो 90 के दशक के बाद में हम देखते हैं, 90 के बाद में वैश्वीकरण में भारतीय जो किसान है ना, इंडियन फार्मर को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जैसे चावल है, हमारे जो राइस है, कॉटन है, चावल है, कपास है ना, रबर है, कॉफी, जूट, मसालों का मुख्य उत्पादन होने के बाद भी भारतीय कृषि विश्व के विकसित जो देश है ना, डेवलपमेंट कंट्री, इस प्रकार करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि की अत्यधिक सहायता दी जाती है, सब्सिडी प्रदान दी जाती है, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसी सब्सिडी प्रदान नहीं की जाती। कहने का मतलब है कि इंडिया में सब्सिडी कम कर दी गई है बहुत सर, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे टुडे इंडिया एग्रीकल्चर फाइंड इटसेल्फ, जिन्होंने बताया इस पैराग्राफ में, जैसे आज भारतीय कृषि, अगर हम देखते हैं इस पैराग्राफ को जो मैंने भी रीडिंग कराया कि तो आज भारतीय जो कृषि है ना, एक एक कृषि है ना, दोहराए पर आएगा। भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना है तो सीमांत और छोटे जो किसान है ना, सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति में सुधारने पर जोर देना होगा। देखिए, हरित क्रांति आई, हरित क्रांति में लंबा चौड़ा वादा किया था, लेकिन वे अपने वादे तक यानी कि पूरा नहीं हो पाई, वे विवादों में घिरी और ये आरोप भी लगाया गया था हरित क्रांति के दौरान रसायनों के अधिक यानी कि ओवर यूज ऑफ द केमिकल, बहुत से अधिक रसायनों का प्रयोग, अत्यधिक जल भ्रंता, सूखने और जैव विविधता विलुप्त होने के कारण में हमारा जो लैंड डिग्रेडेशन हुआ है, क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन हुआ है और भूमि, इससे आज हमें जीन क्रांति संकेत शब्द है, जिससे हमें जेनेटिक इंजीनियर सम्मिलित है, जेनेटिक इंजीनियर की हमें सम्मिलित है। क्या है, देखिए, जेनेटिक इंजीनियर इज द रिकॉग्नाइज एज ए पावरफुल supplement in the inventing a new hybrid variety of seed. जेनेटिक इंजीनियरिंग बीजों को नई संकर किस्मों का आविष्कार करने में शक्तिशाली एक पूरक के रूप में, सप्लीमेंट के रूप में है। ये था उसका। देखते हैं इसका और क्या इफेक्ट हो रहा है। देखिए, in fact, organic farming is much in the view today because it is the practiced without a factory made of the chemicals such as the fertilizers and the pesticide. Hence, it does not affect the environment in a negative manner. ये बिल्कुल ठीक बात है। वास्तव में हमें ऑर्गेनिक मीन्स कार्बनिक, हमें कार्बनिक कृषि का आज अधिक प्रचलन में है, क्योंकि यह उर्वरकों जो हमारे फर्टिलाइजर्स है और पेस्टिसाइड, कीटनाशकों जैसे कारखाने में निर्मित रसायनों की बिनाई की जाती है, इसलिए पर्यावरण को भी ये कहीं ना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अर्थात हमें ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए, हमें जो केमिकल्स वाले जो बीज है ना, उसका यूज नहीं करना चाहिए। ए फ्यू इकोनॉमिक्स थिंग्स, कुछ हमारे अर्थशास्त्री सोचते हैं। अब देखिए, कुछ हमारे अर्थशास्त्री भी सोचते हैं, फ्यू इकोनॉमिक्स थिंक दैट Indian farmer have a brilliant future if they continue growing the food grain on the holding that grow the smaller and the smaller as the population rises.
India, the rural population is about 600 millions, which depend upon the 250 million approximately hectares of the agricultural land and the average of less than half a hectare per person. Indian farmers should diversify their cropping pattern from the cereals to high value crop. This will increase the income and reduce the environmental degradation. The similarities because future medical herbs, the flowers, vegetables, biodiesel crops link the Jatorpa and the Jojoba need much less irrigation than the rice or sugarcane. India diverse climate can be harsh to the grow a wide range of the high value crops. अब देखिए इसमें बता रहा है इन फैक्ट इसमें ए फ्यू इकोनॉमिक्स थिंग्स, कुछ हमारे जो इकोनॉमिक्स है उनका सोचना है, कुछ अर्थशास्त्रियों की ये मानना है जानना है कि जो हमारी इंक्रीजिंग जो पॉपुलेशन है, बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते आकार में जोतों पर भी ये अधिक खाद्यान्न खेती होती रही है। भारतीय किसानों का भविष्य है ना आज एक अंधकार में है। भारत के लगभग 60 जो करोड़ जो लोग है ना, लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि 250 मिलियंस अप्रोक्सीमेटली आपको 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर है। अब जो इतने बड़े लोग, इतने एक भारी पॉपुलेशन, इतनी जो जनसंख्या है और मात्र 25 करोड़ हेक्टेयर के ऊपर निर्भर है। इस प्रकार एक व्यक्ति के अगर हमें दिखते हैं पर पर्सन में, तो एक व्यक्ति के हिस्से में औसत आधा हेक्टेयर से भी कम आती है। अब देखिए हेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड एवरेज ऑफ द लेस देन हाफ ए हेक्टेयर पर पर्सन की आधे हेक्टेयर से भी कम भूमि आती है। अब देखिए कि इंडियन जो फार्मर शुड डाइवर्सिटी देयर क्रॉपिंग पैटर्न, इसलिए भारतीय किसान को अपने जो कृषि कर रहे हैं ना खाद्यान्न के स्थान पर कीमती फसलें उगानी चाहिए। इसमें आमदनी अधिक होगी, है ना, आमदनी अधिक होगी और उसके साथ जो हमारा पर्यावरण एनवायरमेंट है वो निम्नलिखित से कमी आएगी। जैसे फली, जो हमारे फली वाले जैसे हमें जो मेडिसिन है, हर्बल्स है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, इनको बोना चाहिए। जैसे हमें फली, औषधि, बायोडीजल, जैसे जटोरफा होता है, जटोरफा बायोडीजल, जटोरफा और जोजोबा, इनकी खेती करनी चाहिए। फूल और सब्जी उगाना चाहिए क्योंकि इनमें राइस और गेहूं के बजाय पानी की मात्रा कम लगती है। तो फूल और सब्जियों को उगाने के लिए चावल और गन्ने से बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। और भारत में जो क्लाइमेट है, भारत में जलवायु विविधता का विभिन्न प्रकार की कीमती फसलें उगाकर उपयोग किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि भारत में हमें ऐसे फसलों को ग्रोइंग नहीं करना चाहिए जिसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में हमें इरिगेशन करना हो, उसमें अधिक हमें फर्टिलाइजर का यूज करना हो और इससे क्या कि हमारी लैंड डिग्रेडेशन भी होगा। हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहिए और ऐसी क्रॉपिंग करनी चाहिए जो कम पानी की आवश्यकता है, जैसे जटोरपा और जोजोबा। ओके, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।